गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वजीर आजम तकर्री का फरमान जारी कर दिया है। इससे कबल 2012 पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तकरीर किया गया और परवेज इलाही मुल्क के पहले नायब वजीर आजम बने। हैरानकुन तौर पर इस वक्त डेप्यूटी वजीर आजम का ओहदा बिल्कुल पावरलेस था और वजीर आजम की मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों सूरतों में वजीर आजम के पास किसी किस्म के इख्तियारात नहीं थे। सवाल यह है कि इस वक्त इस तरह का कदम क्या मकसद हासिल करने के लिए उठाया गया है? क्या हुकूमत ने काबीना में टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत का जवाब दिया है, या नवाज शरीफ के करीबी साथियों को एतमाद में लेने की कोशिश है, या फिर वजीर आजम की गैर मौजूदगी में हुकूमती मामलात पर कंट्रोल? मकसद जो भी हो, अहम यह है कि इसहाक डार को इस ओहदे का क्या फ़ायदा होगा। क्या वो इकॉनमी जैसे अहम मामले को अपने हाथ में ले सकेंगे या नहीं। दूसरी अहम पेशरफ नवाज शरीफ की मुमकिन बतौर पार्टी सदर वापसी की है और इस सब के दरमियान ही नवाज शरीफ के करीबी रुफका के मानी खेज बयानात और तरीके इंसाफ को मुफाहमत की पेशकश। क्या नून लीग के बदलते बयानिए का पेश खैमा है और नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में कौन सा बयानिया अपनाया जाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी एक और नाअहली से मुतालिक, वो कहानी जिसका कोई अभी तक जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म ने गो के किसानों से इजाफी गंदम खरीदने का ऐलान किया, लेकिन ताहाल इस फैसले पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये इंकशाफ हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी और निगरान हुकूमत की दानिस्ताना अहली के बायस प्राइवेट सेक्टर को 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई, जिससे इंतहाई अहम $1.5 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। निगरान हुकूमत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इकॉनमी को स्टेबल करने में अहम किरदार अदा कर रही है, उसके दौर में इस तरह की बेजाब्तगी निगरान हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। अब इस हालत का जिम्मेदार कौन है और क्या इस सारे एक्ट का नुकसान मौजूदा हुकूमत को होगा? और सबसे अहम सवाल कि अगर किसानों ने अगले साल गंदम की फसल बड़े पैमाने पर काश्त ना की तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तीसरे सेगमेंट में बात होगी हुकूमत के एक्शन से मुतालिक। हुकूमत से FBR की रीस्ट्रक्चरिंग का बीड़ा उठाते हुए बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है। परसों वज़ीर आज़म ने तकरीबन 25 सीनियर अफसरान को मुअत्तल किया। अब 36 के करीब आला अफसरान के तबादले किए गए हैं। क्या इन फैसलों का कोई अमली फ़ायदा भी होगा? क्या हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा कर पाएगी, या ये सब वक्ती साबित होगा? इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सना मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप लिंक के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ स्काइप लिंक पे मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अनवर रज़ा साहब, और कुछ ही देर में आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक, सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा सवाल कि डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाकर क्या कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है? देखिए सलमा, बचपन से तमन्ना थी वजीर खजाना बनने की। अब अच्छा। वजीर खजाना आपने उनको बनने नहीं दिया। वजीर खजाना की जगह उनको आपने वजीर खारजा बना दिया। तो अब कानूनी एतबार से तो आप देखिए कि आईनी ओहदा नहीं है, अलामती ओहदा है। आप समझ लीजिए कि दिल को जरा ठंड पहुंच जाएगी कि आप बनना वजीर खजाना चाहते थे, बना दिया वजीर खारजा आपको, तो एक डिप्टी नायब वजीर आजम भी आपकी दिल की ठंडक के लिए आप समझिए। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासी फैसले होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के किए जाते हैं। सही। इसका जो सियासी पैगाम है वो बहुत ठोस है, वो बहुत सोच समझ के किया गया है। और जो दो पैगामात मुझे फौरन नजर आते हैं, उसमें पहला पैगाम तो ये है कि जो पिंडी की ताकतें थी, जिनकी तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि सियासत के ऊपर कम फोकस किया जाए और मईशत को सामने लाया जाए, मैं समझ रहा हूं कि ये उसके खिलाफ जाता है ये वाला सियासी फैसला। यहाँ पे ठीक। फिर से कोशिश ये है कि सियासत ही सियासत की जाए, सियासत के ऊपर फोकस रखा जाए, और जो माशी फोकस लाने की कोशिश हो रही थी उसको उसका तोड़ मुझे लगता है यहाँ पे कहीं निकाला जा रहा है। बिल्कुल ठीक। दूसरा जी सलमा, दूसरा पैगाम मुझे ये मिलता है कि जो इंतजामी ढांचा होता है हुक्मरानी का, उसमें दो चीजें होती हैं। उसमें एक तो कानूनी मैंडेट होता है और एक ताकत होती है। और जो कामयाब हुकूमतें होती हैं, जो अच्छी हुकूमतें होती हैं, उनमें मैंडेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मैंडेट के तहत जो कानूनी मैंडेट होता है उसके तहत फिर आपको ताकत का एक दायरा दायरा समझ लीजिए कि वो सामने आता है। इस वक्त जो हालात मुझे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं,
खास तौर पे ये कदम उठाने के बाद यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमती इंतजामी ढांचे के अंदर मैंडेट किसके पास है, ताकत किसके पास है, ताकत देता कौन है, मैंडेट कहाँ से निकलती है। तो इसका जो नुकसान है वो इंतजामी ढांचे को बहुत, मैं समझता हूँ, संगीन और शदीद किस्म का होगा। और जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, जो आप अगले सेगमेंट्स में भी डिस्कस करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी ये ऐसे पैगामात भेजने के नतीजे के अंदर। ठीक है, यानी मुश्किलात में इजाफा होगा। सनत टेक्निकली तो पहले अगर नायब वज़ीर आज़म की या डिप्टी वज़ीर आज़म की बात करें तो ये तो बात तब की है जब फाल ऑफ ढाका हुआ था, तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था। उसके बाद अगर 73 के आइन के बाद देखें तो टेक्निकली परवेज़ इलाही पहले नायब वज़ीर आज़म थे और अभी इसहाक डार साहब दूसरे नायब वज़ीर आज़म बने। कोई अगर आप कहें कि अवामी मैंडेट हो तो वो भी नहीं है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि किसी को नवाजने के लिए इस तरह के ओहदे दिए जाते हैं। पहले से वजारत मौजूद थी, डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने के पीछे रीज़न क्या थी? ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी कि इसहाक डार को बतौर नायब वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया? बहुत शुक्रिया सलाम आपका। और एक तो ये कि क्योंकि मैं पहली मरतबा शरीक हो रही हूँ, तो जब आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो आप मुझे कभी भी इंटरप्ट कर सकती हैं, बिकॉज मुझे पहला एक्सपीरियंस है आपके शो में। देखें, बात ये कि जो आपने 3 बड़े इंपॉर्टेंट हवाले दिए हिस्ट्री के, हमें ये सामने रखना पड़ेगा इस बात को कि अगर डिप्टी वजीर आजम हो, नाइब वजीर आजम हो, तो सबसे पहले तो ये कि हर जिस शख्स को नॉमिनेट किया गया माजी में 3 मरतबा, तो उसका एक अपना पोलिटिकल सिनेरियो था और एक मखसूस हालात में वो डिप्टी या नाइब वजीर आजम का ओहदा उस शख्सियत को दिया गया और उस शख्सियत से मखसूस किस्म के काम लिए भी गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवाजने के लिए दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसहाक डार साहब के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात सही कही फरूख सलीम साहब ने कि इसहाक डार साहब को आदत थी वजीर खजाना रहने की, लेकिन इस मर्तबा जो मोहम्मद औरंगजेब साहब की शख्सियत थे वो आए नहीं बल्कि लाए गए, और आने के बाद भी जो एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस पर बजाहिर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत ही स्लो स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो आके बहुत सी चीजों को एकदम चेंज कर देंगे और आईएमएफ बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा और पाकिस्तान की गोद में आईएमएफ का एग्रीमेंट आ जाएगा, तो आई थिंक वो होता हुआ नजर नहीं आया। आईएमएफ के हवाले से उनकी स्ट्रगल अपनी जगह मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि डार साहब की फिर अपनी भी एक्सपर्टीज है और फिर वो बार बार ये बात जताना भी चाहते हैं और जता भी रहे हैं कि देखें, मेरे दौर में ये सब कुछ हुआ, मेरे दौर में ये मसाइल नहीं हुए, मैं ये कर सकता था, मैं ये तब्दीली ला सकता था। मेरा ख्याल है हम लोगों की याददाश्त भी खो गई है। हमें याद नहीं कि जब पिछला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आईएमएफ का एग्रीमेंट डिले हुआ था, उसके बाद जब नून लीग के दूसरे शख्सियत आए थे तो उन्होंने किस तरीके से उनको हटाया था और उसके बाद 9 महीने उनको भी लगे थे इस पूरे एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में। तो आई थिंक डार साहब का एक अपना भी ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के साथ है और उनको सिर्फ कंपनसेट नहीं किया गया, बल्कि एक और इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर काम कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब से शायद डार साहब बेहतर हैं। तो इसलिए माशी जो चैलेंजेस हैं वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की भी प्रायोरिटी है, हुकूमत की भी प्रायोरिटी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक सेकंड ओपिनियन के लिए भी डार साहब को एक एज अ फिल्टर यूज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एज अ वजीर खारजा उनके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके पास किसी ना किसी हद तक अथॉरिटी जरूर होगी कि वो क्वेश्चन कर सकें इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस के ऊपर। तो आई थिंक एक ही तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ठीक है। अनवर रज़ा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त बात थी कि अच्छी चॉइस है इसहाक डार शहबाज शरीफ के मुकाबले में अगर माशी हवाले से देखा जाए, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर शहबाज शरीफ को नायब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना दिया गया? फिर वज़ीर ख़जाना जो पहले रह चुके हैं इसहाक डार साहब, उन्हीं को बना देते वज़ीर आज़म। मईशत भी अच्छी चलती, सियासत में भी उनका हाथ सीधा है और पार्टी में बड़े फेवरेट भी हैं वो नवाज शरीफ के हल्का अहबाब में। बहुत शुक्रिया सलमा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर साहब से और सना से ज़रा मुख्तलिफ होगा। ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तो इरेलीवेंट हो रहे थे नवाज शरीफ साहब इस सारे सिस्टम से, उन्हें रेलिवेंट रखने के लिए इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, क्योंकि अब तक जो उनके भाई की कारकर्दगी है नवाज शरीफ साहब उससे सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है, रीज़न ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बंदा इंडक्ट करवा दिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस तरह वो इंतजामी और माशी तौर पर दोनों हवालों से वो रेलिवेंट होंगे। डू यू रियली थिंक कि
एस्टेब्लिशमेंट की बैक के बगैर इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया? देखिए सलमा, जब आम इंतखाबात हुए उसके बाद जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से और अपने भाई से नाराज़ हैं। ये बात तो अपनी जगह पर है और इसका इजहार मुख्तलिफ उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो उनके करीबी साथी हैं, वो आप देखें मीडिया में आकर इसका इजहार भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब को क्यों प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौर पर दोबारा लाया जा रहा है? इसलिए कि वो तंजीम साजी करेंगे, वो इस सारे सिस्टम में रेलिवेंट रहना चाहते हैं। इसहाक डार के ज़रिए वो अपने भाई की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी नज़र रखते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरा वहाँ पर बंदा इंडक्ट हो गया, वो इस सिस्टम में रेलिवेंट रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। जहाँ तक बात है इकनॉमिक सिचुएशन की, SIFC के ज़रिए बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो माशी हर्डल्स हैं उनको दूर किया जा रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का मकसद क्या है? एक तो चेक होगा शहबाज शरीफ साहब पर और जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ साहब की इनपुट भी होगी, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम है और ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे थे, उससे बचने के लिए उन्होंने इसहाक डार को इधर ले आए ताकि इसहाक डार के ज़रिए वो सिस्टम में रेलिवेंट रहें। देखिए, जब आम इंतखाबात हुए तो यही सब कहा करते थे कि लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन डेवलप हुई, जिस तरह भी हुई, वो एक तरफ रखते हैं, नवाज शरीफ साहब रेलिवेंट नहीं रहे, उनके भाई रेलिवेंट थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने अपने भाई और शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा को ले जाकर भी पूरी की, जो कि नहीं मानते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने उनकी बेटी के ज़रिए चचा ने अपनी भतीजी को साथ ले जाकर नवाज शरीफ साहब से वो बातें मनवाई। वो बातें किसकी तरफ से थी वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये होती जा रही है कि नवाज शरीफ साहब रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब उनकी हर बात मान रहे होते तो कतई ज़रूरत ना पड़ती आपको ये ओहदा दोबारा क्रिएट करने की, दोबारा इसहाक डार साहब को यहाँ पर लाने की। आप अगर गौर कीजिए, वो वज़ीर ख़ारजा हैं, उस तरह उनकी असाइनमेंट नहीं है, लेकिन वो जो इकनॉमिक सूरत हाल है और इकनॉमिक जो मीटिंग्स होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका, और वो ज़्यादा वहाँ पर फोकस करते हैं। यही वजह है उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाकर इकनॉमिक सिचुएशन को भी देखा जाएगा, नवाज शरीफ साहब खुद भी रेलिवेंट रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भी दे दिया, और चेक जो होगा शहबाज शरीफ साहब वो भी रखा जाएगा इसहाक डार साहब के जरिए। ठीक, आमिर सईद अब्बासी साहब, नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने की बातें हो रही हैं। अगर वो पार्टी सदर बन जाते हैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पोल्स अपार्ट हैं, तो फिर बयानिया किसका चलेगा? फिर जो नवाज शरीफ चाहते हैं वो होगा या जो शहबाज शरीफ चाहते हैं वो होगा? थैंक यू सर। एक तो आपको याद होगा, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस हुकूमत को जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसको ना तो बाहर से कहीं से ख़तरा है, इसको ना तो अपोजिशन से कोई ख़तरा है, ना ही किसी इदारे से कोई ख़तरा है। इसको अगर ख़तरा है तो वो फैमिली के अंदर से है, पार्टी के अंदर से है, और शीन और नून का जो इशू है वहाँ से ख़तरा है। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त पूरी तरह ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा बयानिया लेकर आएँ जिससे हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट की एक छाप लग चुकी है, उससे किसी तरीके से निकला जाए, क्योंकि सियासी बका इसी में है, सियासी मुस्तकबिल इसी में है, और सियासी जो नारा है वो भी यही है कि आप जब तक इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, और उन्हें बहुत सा सियासी नुकसान भी हुआ। सो अब एक नई तहरीक चल रही है नून लीग के अंदर, और वो तमाम लोग जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 8 फरवरी के इलेक्शंस में सिस्टम से आउट हो गए, वो तमाम उस परचम के नीचे जमा हो रहे हैं कि हमें एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एक ऐसी तहरीक चलानी पड़ेगी जिससे हम अपना बयानिया लेकर आए। और उन्हीं में से एक जो उनके करीबी फैमिली मेंबर हैं इसहाक डार साहब, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, ये जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वहाँ पर ये इसके ऊपर अभी डिस्कशन भी होगी और इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा वहाँ से पजीराई नहीं मिलेगी। और ये शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ी मजबूरी में ये ऑर्डर्स पास किए हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुशी से ये ऑर्डर्स पास नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एक नई लड़ाई होने जा रही है जो पार्टी के अंदर होगी, और फिर उसी पार्टी जो हुक्मरान जमात है, उसी पार्टी की एक जो इस्टेब्लिशमेंट है या एक ताकतवर हल्के हैं उनके साथ एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इसी के ऊपर ये तनाज़ात बढ़ेंगे और ये सिलसिला फिर अब नहीं रुकेगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब रेलिवेंट होने के लिए, वो आपने देखा होगा, पहले वो नाराज़ बैठ के कभी वो मरी चले जाते हैं, कभी नथिया गली चले जाते हैं, फिर उन्हें मनाया जाता है, फिर उन्हें सिस्टम में लाया जाता है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, अब वो चाइना चले गए हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से एक, क्योंकि पार्टी कह रही है कि वो दोबारा सदर बन रहे हैं, तो एक नया बयानिया लेकर आएंगे। सो इस वक्त क्योंकि इसहाक डार साहब ने बहुत से तरीक़ों से इन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, उनमें जाने की कोशिश की,
बतौर फॉरेन मिनिस्टर वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल और बाकी चीज़ों में भी गए, लेकिन क्योंकि मुज़ाहमत हुई तो उन्हें निकालना पड़ा। लेकिन अब वो एक नए रास्ते से दोबारा सिस्टम के अंदर आए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी मुज़ाहमत होगी और शायद ये उन्हें ये ओहदा वापस करना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रिस्पांस भी आएगा और तनाज़ात भी होंगे और झगड़े भी होंगे। यानी आपको मजीद लड़ाई नजर आ रही है। सना कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी सना। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही थी कि ये जो मुजाहिमत की बात अभी आमिर कर रहे थे, तो जब नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के साथ बैठ के मीटिंग्स हेड करते हैं उस वक्त भी मुजाहिमत हुई, लेकिन क्या उसके रिएक्शन में उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी छोड़ दी हैं? और दूसरा ये जो रेलेवेंट रहने की बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि जरा मेरी रहनुमाई करें कि ये रेलेवेंसी का क्या मतलब है। सीधा सीधा हम खुलकर ये बात क्यों नहीं करें कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट ही नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि उनका अपना बंदा जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं वो शहबाज शरीफ साहब के सर पर मौजूद हो, उसको पता हो कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब किसके आदमी है असल में, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, अनवर को भी पता है, आमिर को भी पता है। लेकिन असल इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब डिसीजंस के ऊपर एक पेज पे नहीं है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि हम रेलेवेंसी क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों भाइयों में वो खुलकर सामने आ रहा है। नहीं, देखिए एक बात तो तय है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है, ना वो डिसीजन मेकिंग में, ना ही फैसला साजी में, और इसके साथ साथ जो तमाम अफेयर्स हैं वो उनकी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। और बहरहाल क्योंकि अपनी बेटी का वो चाहते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल जो है महफूज रहे, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि वो पंजाब को तो नहीं छेड़ रहे, लेकिन मरकज़ में वो अपनी इनपुट भी दे रहे हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स और अपनी जो लोगों को वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वहाँ पर लाने के ऊपर वो पूरी प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से वो रेलेवेंट रहें। सलमा, ये जो सना जो बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है, हमने उसको ज़रा दबे लफ्ज़ों में ये बात कही। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों भाइयों के दरमियान, एक तो उसको कम करने के लिए देखना इसहाक डार को इसलिए लाया गया कि जो गवर्नमेंट के फैसले हैं वो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब को खुद भी पता चले, जैसे पंजाब में वो अपनी बेटी के साथ बैठकर मीटिंग्स अटेंड करते हैं। ये एक वजह, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हैं, वो अपने भाई से भी नाराज़ हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर तो ये सिस्टम रन किया और ये लड़ाई आगे तक ना बढ़ी और 1.5 साल तक ये चलता रहा सिस्टम, तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता हुआ तो फिर आप ये ज़हन में रख लीजिएगा टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, मोहम्मद औरंगजेब साहब और मोहसिन नकवी साहब इन दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि नए नाम पहले से लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और अहम मामलात की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत के दौर में कहा जा रहा था कि इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, लेकिन इसी दौरान एक गलत फैसला किया गया। इजाफी गंदम खरीद ली गई जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थी। अभी फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं, बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, गंदम कट चुकी है। सरकार ने रेट तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन अभी तक वो गंदम खरीदी नहीं गई। सना, ये इस किस्म के फ़ैसले हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह बैठ के करती है कि आपके मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, आपने बाहर से भी मंगवा ली, फिर पता चलता है कभी कि किसी सूबे में गंदम चूहे खा जाती हैं, किसी सूबे में कहा जाता है कि गल सड़ गई, और फिर जो किसान बेचारा पूरा साल उसने मेहनत की, फसल उगाई, वो अपने अच्छे रेट मिलने के इंतज़ार में बैठा हुआ है। एक तो रेट कम है, ऊपर से वो गंदम सरकार ख़रीद नहीं रही। तो क्या इंडिया तर्ज की कोई तहरीक एक्सपेक्ट करें जिसके नतीजे में ये मामलात हल होंगे, या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन मौजूद है? मेरा ख्याल है सलमा, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री कहना बंद कर देना चाहिए। हम इस वक्त ये डिबेट पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि जी वाफिर मिकदार में गंदम है, ये इन्वेस्टिगेट करें कि आया ये निगरान हुकूमत ने किया या किसकी गलती है। पहले तो मेरा सवाल ये कि जरा इस पे ये इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए कि क्या निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात थे कि पहले 10 लाख टन इंपोर्ट की जाए, फिर उसमें डिले किया जाए, फिर उसके बाद 10 लाख टन का अप्रूवल लिया जाए कैबिनेट से। फिर जरा इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें कि आखिर निगरान हुकूमत को रिकमेंड किसने किया था। इसमें पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत थी, जिसमें उस वक्त के निगरान सीएम थे जो कि अब वजीर दाखिला बन चुके हैं, आया उनकी कितनी से थी? पंजाब गवर्नमेंट ने आया क्या रिकमेंडेशंस और क्यों रिकमेंडेशंस दी थी? ये वो स्टैट्स, वो नंबर, वो डेटा कहाँ है जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान, सबको पता था कि पाकिस्तान में इस मर्तबा बम्पर क्रॉप होनी है, आपने सब्सिडीज इतनी दी थी, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इंपोर्ट भी करना है। फिर जरा इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो जो 400 अरब रुपए इस गंदम को इंपोर्ट करने के लिए कर्जा लिया गया था पंजाब के बैंक से, वो किसके कहने के ऊपर लिया गया था? वो जो 25 करोड़ रुपए के हिसाब से, रोजाना के हिसाब से आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो आप पे कर रहे हैं अभी उस गंदम का, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है इंपोर्ट होके, वो किसके खाते में है? तो मेरा ख्याल है कि पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि 3200 मैट्रिक टन के हिसाब से जो रेट था, गालिबन वो 4700 के टन के रेट के ऊपर किसकी परमिशन के ऊपर लिया गया था। तो आई थिंक ये किसी एक की गलती नहीं है, ये बहुत ही प्लान तरीके से करप्शन की गई है, और करप्शन की तो वैसे ही हमारे यहाँ बेतहाशा मिसालें हैं।
तो ये भी उसी में से एक मिसाल है, और इस करप्शन में बहुत से लोग लखपतियों से करोड़पति और अरबपति हुए होंगे। यानी तो ये आई थिंक इस केस को केस स्टडी के तौर पर टेकअप करना चाहिए कि ठीक, आखिर ये करप्शन क्यों की गई थी। ये पैसे कमाने का एक तरीका था, जुगाड़ लगाने का। अनवर रजा साहब, अगर गलती हो गई थी उसको मैनेज किया जा सकता था। इतने सालों से हम देख रहे हैं गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, ये भी तो हो सकता था कि बेहतर रेट पे अगर वो रशिया से मंगवा रहे हैं हम उनको गंदम दे दें और उसके बदले में पैसे ले लें, तो ये जो अनाज वेस्ट हो रहा है ये भी ना होता, जो नुकसान हम उठा रहे हैं ये भी ना होता। सलमा, ये गलती नहीं थी, ये क्राइम है। देखिए ना, 30 लाख टन गंदम जो आपने इंपोर्ट की है, किसके कहने पर की? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के पास क्या ये इख्तियार थे? आप तो इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आए थे। फिर आपको पता भी है कि इस साल बम्पर क्रॉप होगी और वो आप कैसे गोदामों में रखेंगे। 3900 जो है किसानों से रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, 2100-2200 रुपये भी कोई नहीं ले रहा। अब बारिशों का सीज़न है, नमी आएगी, आपकी गंदम काली हो जाएगी, ज़ाया चली जाएगी, जानवर खाएंगे। जो यूक्रेन से आई हुई है गंदम उसको आप इस्तेमाल करेंगे, फिर यही गंदम जब पाकिस्तान में किल्लत होगी आप बाहर से फिर इंपोर्ट करेंगे। देखिए ज़रा समझिए इस बात को, ये पाकिस्तान में माफियाज़ हैं। चीनी का जिस तरह शुगर माफिया है, पेट्रोल माफिया है, इस तरह ये गंदम माफिया भी है। ये करते क्या है? ये खुद से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इस तरह प्लान करते हैं चीज़ों को। प्लान करने के बाद ये बात दुरुस्त है कि अरबपति जो है वो खरबपति हो जाता है, करोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो ये पूरा प्लान करके किया जाता है, इसमें ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। देखिए इसको इन्वेस्टिगेट करके क्या होगा मुझे बताएं। फिर एक कमीशन आएगा, कमीशन दे देगा, इसको सजा दे दी जाए। आप देखें कि आपके जिस भी इस तरह के जो स्कैंडल्स आते हैं उसमें ना तो कभी किसी को सजा मिली है और ना ही आइंदा शायद मिलेगी। जुल्म क्या हो रहा है कि किसान जो बेचारा पूरा साल गंदम को उगाता है, उसको उसके लिए इतनी मेहनत करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात सलमा, बारदाना के लिए अब 3 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। आपके 1 लाख जो किसान हैं उनको मुश्किल बारदाना मिलेगा, बाकी जो 2 लाख हैं वो ब्लैक मेल होंगे इन ट्रेडर्स के हाथों। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ तो जो माफियाज हैं वो ऑफिशियल्स के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान करके सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्राइम हुआ है। और जब क्राइम होता है तो उसकी जुर्म की सजा भी होती है। असल में तो ये FIA को केस दें, नैब को केस दें और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करो और बताए कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दे, जो कल्प्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं वो जो भी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब, अगर आइंदा साल के लिए किसान ने इनकार कर दिया गंदम उगाने से, कोई भी नहीं उगाता, तो फिर क्या होगा? क्या सूरत हाल क्रिएट होगी ऐसी सूरत में? अदमा बात यह है कि कहीं पर भी जब आप आइन और कानून को तोड़ेंगे तो उसके बाद फिर उसके ऐसे ही नताइज निकलेंगे कि ऐसी निगरान हुकूमतें जिनकी अपनी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं थी, कि जब उन्हें 3 माह से एक्सटेंड किया गया और 1-1 साल आपने निगरान हुकूमतें की, तो उन्होंने फिर ऐसे ही फैसले करने थे कि जिनकी ना कोई बुनियाद होगी, ना कोई उनकी उसके ऊपर रिसर्च वर्क होगा, ना कोई उनके फैसलों को फिर अकाउंटेबल करेगा। सो मतलब ये तो बड़ी हिम्मत है अनवर साहब की कि वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत को आप अकाउंटेबल करें। ये तो इतनी शानदार निगरान हुकूमतें थी जिनकी तारीफ़ें करते करते पता नहीं क्या से क्या मिला दिया जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कभी इन निगरानों का कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। और जब ये निगरान जो हैं वो लेक्चर्स देते थे, जब ये बात करते थे कि ये कहते थे कि हमसे ज़्यादा पाक और पारसा है कोई नहीं, और अब ये नताइज सामने आना शुरू हुए हैं कि इनके जो फैसले हैं उससे कौम आइंदा आने वाले पता नहीं कितने सालों तक उनके नताइज भुगतेगी। कि एक ऐसा फ़ैसला कि जो पाकिस्तान में एक ज़रूरी मुल्क, और वही बात है कि इसको अब एग्रीकल्चर भी नहीं कहा जाता, पता नहीं क्या अब इसको कहा जाए, कि जो इंपोर्ट कर रहा है क्रॉप से चंद महीने पहले उसको इतनी भारी खेप को, तो फिर उनके ऐसे ही नताइज होंगे। और जाहिर बात है कि क्योंकि यहाँ पर जो निगरान्स हैं वो अनटचेबल हैं, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनसे कोई पूछा नहीं जा सकता। और बहरहाल अगर ये होता PTI का फैसला तो फिर तो खैर सारी पार्टी और कैबिनेट अंदर होती, लेकिन क्योंकि ये निगरान्स हैं तो निगरान्स को एग्जेम्पशन है, वो जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा सलमा, मुझे जरा ऐड करने दीजिएगा। मुझे निगरान गवर्नमेंट के जो थी उससे पहले किसी शख्स ने बताया था जाने से पहले कि ये एक गलती नहीं है, ये एक क्राइम नहीं किया, बहुत सारे ऐसे काम निगरान गवर्नमेंट ने किए हैं जो उनके जाने के बाद खुलेंगे। अभी तो आपको गंदम का केस है, इसके बाद आप और भी देखेंगे, एक मेडिसिन का भी मैं वही कह रहा हूँ, अभी आपको और केसेस भी वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी वो केस मंजरेआम पर आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या गवर्नमेंट अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख रही है? देखिए सलमा, रोजाना की बुनियाद पे कोई $1 अरब का टीका जो है वो हमें उसका इंकशाफ होता है। अच्छा। आप लोग टीवी पे आके हमें रोज कोई $1 अरब का टीका जो हुकूमत ने आवाम को लगाया है उसका इंकशाफ करते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर आप जो 10 पब्लिक हॉलीडेज हैं जिसमें हुकूमत काम नहीं करती, हफ्ता इतवार निकाल दें
तो कोई 300 अरब डॉलर का टीका बन जाता है सालाना की बुनियाद के ऊपर। और आपका सवाल है कि क्या हुकूमत कुछ इससे सबक सीख पाएगी? अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। निगरान हुकूमत हो, आपकी इलेक्टेड हुकूमत हो, नतीजा आपको याद है पीटीआई की हुकूमत के दौरान बिजली की रिपोर्ट आई थी, चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और वो जो 300 अरब का टीका है वो लगता चला जा रहा है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, हल ढूंढना है। और आप यकीन कीजिए कि हल पेचीदा नहीं है, हल बहुत ही सिंपल है। और हल ये है कि आपने हुकूमत को कारोबार से बाहर करना है। उसका काम इंपोर्ट करना नहीं है, उसका काम इजाजत देना नहीं है, ये काम सारा प्राइवेट सेक्टर का है। आप यकीन कीजिए कि चीन जैसे मुल्क ने सेंट्रल प्लानिंग जो है वो आज से 25 साल पहले बंद कर दी थी। जो अपने आप को कम्युनिस्ट मुल्क कहता था, उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स कर दी। उन्होंने कहा कि ये मार्केट फैसला करेगी कि क्या चीज इंपोर्ट होगी, क्या चीज एक्सपोर्ट होगी। इंडिया ने 1992 में सारी की सारी सेंट्रल प्लानिंग बंद कर दी थी। तो अगर तो हम कोई सबक सीखना चाहते हैं तो हल मौजूद है और हल पेचीदा भी नहीं है। हुकूमत का काम नहीं है गंदम की इंपोर्ट करना, हुकूमत का काम नहीं है गंदम की सपोर्ट प्राइस करना। और आप सोचिए, अभी ये अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सितंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 क्या 5 या 6 महीने गुजरे हैं, $600 मिलियन हमने अपने खजाने से निकाल के दिया है कि गंदम इंपोर्ट हो जाए। ये इतना रीसेंट फैसला है। तो खुदाया अकाउंटेबिलिटी को भूल जाइए, खुदाया इन्वेस्टिगेशन को भूल जाइए, खुदाया कोई नई रिपोर्ट्स निकालने से गुरेज कीजिए, हुकूमत को कारोबार से बाहर कर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है। हुकूमत का दूसरा नाम ही कारोबार है और वो आते ही कारोबार करने के लिए। फिर माजरत के साथ आप भी सब कुछ पैसे लगाए होते हैं वो दोबारा कमाने भी होते हैं। हाँ जी, आप भी फिर सब कुछ भूल जाइए। जिस तरह चल रहा है इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग जिसकी डिमांड आईएमएफ की तरफ से भी की गई थी, उस पर काम शुरू हो चुका है और तबादले तकर्रियाँ उनका सिलसिला जारी है। सीनियर अफसरान तकरीबन 25 के करीब मुअत्तल हो चुके हैं और 36 के करीब अफसरान के तबादले भी हुए हैं। अनवर साहब, कोई बेनिफिट होगा इस सबसे? सलमा, रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से आपने वर्ल्ड बैंक से पहले एफबीआर ने पैसे लिए और वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसे था। फिर आपने आईएमएफ की तरफ देखा तो आईएमएफ ने आपको बताया कि आप पहले इस मद में इतने डॉलर्स ले चुके हैं और आपने रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की। एक बात तो ये है। दूसरी ये देखिए कि एफबीआर में जिन 25 लोगों को किया गया, ये मुख्तलिफ जो स्कैंडल्स हैं उनमें इन्वॉल्व थे, सारे नहीं, कुछ इनमें से 2-4 लोग। और इनको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ज़रूरत भी है, इसलिए कि आईएमएफ की ये डिमांड है, वरना शायद ये इन अफसरान को भी चेंज ना करते हैं। और नए लोगों को लाने का मकसद क्या है? एक तो टैक्स में इजाफा करना है, दूसरा जो आपका निज़ाम है एफबीआर का उसको बेहतर करना है। देखिए, ये बात तो हम भी कहते हैं, आईएमएफ भी कहती है कि आपने लोगों को खौफजदा नहीं करना, आपने टैक्स नेट में लाना है, लोगों को रिफॉर्म्स करनी है एफबीआर की, आपने लोगों को अपने साथ इंगेज करना है। किस तरह करना है? अगर आप उनको इंसेंटिव देंगे, उनके साथ लेजॉन रखेंगे और उनको फ्रीली माहौल देंगे, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत थी। चले, शहबाज शरीफ साहब की नज़र पड़ी है इस पर। अब देखना यह है कि क्या वहाँ पर बैठे जो बाबू हैं वो इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी इदारे में आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, उसके रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो यही जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, ये आपको कुछ देर के लिए तो समझ आती है कि शायद ये कर देंगे, लेकिन वो निज़ाम उसे वैसे का वैसे रहता है, लेकिन उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो सरकारी नशिस्तें हैं, जो ओहदे हैं, इसलिए लिए हुए हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है, उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना बल्कि तंग करना है। वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया था, सरमायाकारी आएगी, लेकिन सरमायाकारी में मैंने आपको एक मिसाल दी कि अगर आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे यहाँ इतनी हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। आमिर सईद अब्बासी साहब, अगर ये मुअत्तलियाँ ना होती, ये तबादले ना होते, तो क्या टैक्स नेट में इजाफा ना हो पाता? क्या था? देखिए, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर थे शब्बर जैदी साहब, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि हमने जब रीवैम्प करने का फ़ैसला किया एफबीआर को, तो पता ये चला कि जो 23,000 मुलाजमीन थे उनमें से जो काम करने वाले सिर्फ 8,000 हैं और 15,000 मुलाजमीन या अफसरान ऐसे हैं जिनकी ना तो ज़रूरत है,
ना वो किसी काम आते हैं, बल्कि वो उल्टा सिस्टम पर आकर बोझ बनते हैं और वो ऐसे लूप होल्स क्रिएट करते हैं जिससे करप्शन का बाजार गर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये फैसला कर लिया था कि हम इन 15,000 मुलाजमीन को कहेंगे कि आपको सैलरी घर पे मिल जाएगी, आप दफ्तर ना आया करें, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपने दफ्तर नहीं आना। उन्होंने कहा कि हम ये सारा डिसाइड कर चुके थे और ऑल ऑफ द सडन ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे लोग जो हैं वो कहाँ पर जाएंगे, ये तो सिस्टम। सबसे बड़ी जो हर्डल है किसी भी जो सिस्टम को ठीक करने में, उसमें सबसे बड़ी हर्डल वहाँ की अफसरशाही है और ब्यूरोक्रेसी है। और ये जो मैं देख रहा था, जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जिनको हटाया गया, 12 मेंबर्स हैं, ये हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, मेंबर कस्टम हैं, मेंबर जो FPR हेडक्वार्टर्स हैं, मेंबर दीगर हैं, ये 12 मेंबर्स को जिनको हटाया गया, इनको कोई असाइनमेंट नहीं दी गई, इनको पूल पर भेज दिया गया और बिल्कुल इनको आप कह लें कि OSD बना दिया गया। तो ये एक मेजर रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। ये अच्छा स्टेप है क्योंकि सिस्टम सारे ऑटोमेटेड हो चुके हैं और अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप इतने जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज़ करें और इनको बिल्कुल आप साइड पर रखना होगा। दूसरी जो हौसला शिकनी की जाती है उन लोगों की जो टैक्स नेट में आना चाहते हैं, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। जो टैक्स नेट में नहीं है उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, ना आप उनसे पूछते हैं, ना उनको आप सिस्टम में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, और जो सिस्टम में मौजूद हैं उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। इसलिए फिर लोग अवॉइड करते हैं कि वो क्यों टैक्स नेट में आएँ, क्योंकि उनके लिए मसाइल ज़्यादा हैं और आसानियां कम हैं। जब तक उनके लिए आसानियां नहीं होंगी, कोई भी टैक्स नेट आसानियां पैदा करनी होंगी। डॉक्टर साहब, हमारे टैक्स सेक्टर में मिसिंग क्वेश्चन क्या है? देखिए, दुनिया में एक ही मुल्क है सलमा, जिसकी सियासी क़यादत जो है वो मुल्क के अंदर भी और जब भी मुल्क के बाहर जाती है वो नारा लगाती है कि हमारे शहरी जो हैं वो टैक्स चोर हैं। मैंने दुनिया के किसी और मीडिया में कभी किसी सियासी क़यादत को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमारे मुल्क के जो शहरी हैं वो टैक्स चोर हैं। एक पाकिस्तानी सियासी क़यादत ये कहती है, तो जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जो हाथी बैठा है मुल्क के कमरे के अंदर, उसका जिक्र नहीं होता। देखिए, आज से 12 साल पहले 1500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है, इस साल 9,500 अरब का टैक्स इकट्ठा हो गया है। ठीक, हम टैक्स तो ले पहुंचे हैं 1500 से 9,500 पे। जो हाथी है उसका जवाब कोई नहीं देता कि ये पैसा जाता कहाँ है। आपने 1500 से 9,500 का टैक्स इकट्ठा कर लिया, जरा हमें ये भी तो हिसाब दे दें कि ये गया कहाँ। आपने 750 अरब सिंध को बांट दिया तरक्याती मंसूबों के लिए, पंजाब में 1200 अरब चला गया तरक्याती मंसूबों के लिए। भाई, तरक्की कहाँ पे हुई? बिल्कुल मंसूबे तो आपने बनाए, तरक्की तो नजर नहीं आती। आपने 100 अरब रुपया डुबो दिया PIA के अंदर। तो असल सवाल ये बनता है कि जो टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं वो खुदाया हमें बताएं कि वो जा कहाँ रहा है। और ये अफारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्स जो रिटर्न है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया जाता। इतना पेचीदा रिटर्न है कि मैं, यकीन कीजिए, मैं उसको अपना टैक्स रिटर्न खुद फिल नहीं कर सकता। ये बात सुनने से मुझे हौसला हुआ है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही नहीं कर सकती। सना, बहुत अरसे से हम इस मामले पे भी गुफ्तगू करते हैं कि जिन ममालिक के अंदर शहरी बेतहाशा टैक्स देते हैं उनको उतने इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ तो हम आ गए, हमने अफसरान को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। जो टैक्स एक आम शहरी देता है, आप या मैं, हमारी तनख्वाह से कटता है, उसके बदले में हमें मिलता क्या है? ऑन जॉब रहते हुए या जॉब से हट के हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के लिए क्या इंसेंटिव है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जो सैलरीड क्लास है पाकिस्तान में वही टैक्स देती है, और उसका अलमिया ये है कि जितना वो टैक्स देती है हर मर्तबा नया टैक्स उसी के ऊपर आयद किया जाता है। क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा कम है, मैं क्विकली से कंक्लूड कर दूंगी। जो इनिशियल क्वेश्चन आपने रेज किया था कि हमारे यहाँ वो जो 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेटवर्क में लाने की बात हो रही है ना, अगर वाकई इस हुकूमत में दम है तो जरा उन 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेटवर्क के अंदर लाकर दिखा दें। दूसरा ये कि जो हमने IMF के हवाले से अभी हवाला दिया था इन्होंने, कि जो FBR के रिफॉर्म्स हैं, इसका एक बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि ये IMF की अव्वलीन डिमांड है, और अगर हमने इसको फुलफिल नहीं किया तो फिर IMF से एग्रीमेंट में एक बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये आज का मसला है, ये सालों पुराना मसला है, लेकिन इसको अगर अब एड्रेस नहीं किया गया तो फिर हम IMF से एग्रीमेंट की तरफ नहीं जा सकते। दिस इज द टाइम कि इसको एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट का नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।